नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के चरण और नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब अखिलेश का काम बोलता है। एक नारा दिया है जिसका नरेंद्र मोदी ने पहले से ही कहा है कि काम नहीं कारनामा बोलता है। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि ये जोड़ी सबको पसंद है, यानी कि राहुल अखिलेश की, और साथ ही ये नारा भी दे रहे हैं कि काम बोलता है। तो नरेंद्र मोदी हर मीटिंग में काम बोलता का ऑपरेशन करते हैं और उस पर जमकर कटाक्ष भी करते हैं। उनका कहना है कि कारनामा बोलता है और 11 मार्च को आने वाले परिणाम में यह साबित भी होगा। चल एक बार फिर दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और प्रचार थम चुका है। उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार थम चुका है। सबकी निगाहें द्वितीय चरण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं कि ईवीएम में किस किस की तकदीरें कैद होती हैं और वो कौन से 67 चेहरे उत्तर प्रदेश में हैं जिनकी तकदीर लिखी जाएगी 15 तारीख को। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज और भाषण को लेकर के क्या मानते हैं विश्लेषक और हमारे जो पार्टियों के पैनलिस्ट हैं वो क्या मानते हैं? काम बोलता है या कारनामा बोलता है? आप सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में। जहां तक समाजवादियों के काम पे भरोसा है लोगों को, अगर एम्बुलेंस चलाई है तो एम्बुलेंस पर भरोसा है लोगों को। पुलिस का भी इंतजाम कर दिया, इनके लिए भी 100 नंबर वाली गाड़ी दे दी। कभी एक कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री किसी सरकार में 70,000 से ज्यादा भर्ती नहीं हुई होगी। समाजवादी लोगों ने भर्ती करा के दिखा दी। अब जो थोड़ी बहुत बुराई आती है वो 100 नंबर पे लिखा देना, उस बुराई को भी दूर कर देंगे हम लोग। आज मैं यहीं से लखनऊ जाने को तैयार हूं। मैं अखिलेश जी को कहता हूं आप भी लखनऊ आइए। हम दोनों लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पे जाएं, टिकट खरीदें और दोनों जाकर के मेट्रो में जरा सफर करके आए। आपने उद्घाटन किया था ना, चुनाव में आपको काम दिखाना था इसलिए आपने फीता काट दिया, लेकिन रेल का स्टेशन बना है। 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मोदी जी आते हैं कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा, रोजगार दूंगा, और जब आंकड़े देखते हैं पता लगता है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश के साथ लखनऊ मेट्रो में यात्रा करने को तैयार है। वो चुनौती दे रहे हैं अखिलेश को, उनके विकास पर भी वो चुनौती दे रहे हैं कि जरा लखनऊ आइए। लखीमपुर खीरी से आज उनका जो संबोधन था उसमें मोदी साफ कह रहे हैं कि अखिलेश अपने जो दावे हैं उनके हम पोल खोल सकते हैं। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और मोदी जी अब सीधे अखिलेश को ही चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़े अतीत में जाएं, जब चुनाव बिहार विधानसभा का था तो मोदी साहब कुछ इसी तरह से नीतीश और लालू पे भी कटाक्ष और निशाना साध रहे थे। मोदी सीधे इस वक्त अब ये कहें कि लोहा ले रहे हैं चुनावी, या फिर कहें कि सीधी जंग में कूद पड़े हैं, और चाहे मायावती के साथ में हो या फिर अखिलेश के साथ में हो, सीधे एक डिबेट करने को तैयार है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की डिबेट, उसको लेकर के हमारे पैनलिस्ट क्या सोचते हैं मैं जरा चर्चा करूंगा। मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी नेता हमारे साथ हैं, विनोद यादव जी एसपी नेता हमारे साथ में। मनीष जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका अपना एक कद है, अखिलेश से किसी भी तरह की बहस को भी तैयार है, उनके साथ मेट्रो में सफर करने को भी तैयार है। तो कैसा ये रोचक मुकाबला मुझे लगता है थोड़ा अटपटा दिखाई दे रहा है। भले ही इसके राजनीतिक मायने कोई क्या भी निकाले, लेकिन योगेंद्र जी इस बात से ये बात तो जाहिर है कि मोदी आम व्यक्ति और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको पूरी ऑनेस्टी से फॉलो कर रहे हैं। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अखलाक की मौत पे तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 4 फ्लैट दिए जाते हैं, और अगर कोई सेना में शहीद होता है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यूपी में आज जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं कि सैफई सम्मेलन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो 30% के आसपास अल्पसंख्यकों के वोट है उसकी लड़ाई ये तीनों पार्टियां कर रही है। और इसके अलावा इनको वो मेरे कोई एमवाई कार्ड के साथ में है,
मुस्लिम यादव के साथ में, कोई दलित मुस्लिम के साथ है, लेकिन मुस्लिम सब जगह मौजूद है। तो जो अल्पसंख्यक समाज है उसको कब कुछ भला होगा नहीं होगा वो जाने, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। और जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने आप को प्रताड़ित सा महसूस कर रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये बहुसंख्यकों के नहीं है क्या। इसलिए और इसी कारण से आपने देखा है कि मायावती जी के बारे में लोग कुछ और सोचें, लेकिन जो ये MY का माई केवल मेरा तो केवल मुस्लिम और यादव है, बाकी सब पराये हैं, इस तरह की भावना वहां बन गई है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों पर यह ध्यान भी आया लोगों को कि वहां जो बहुसंख्यक समाज था उसने ये इग्नोरेंस को फील किया और उसको अपने वोटिंग में जताया, दिखाया, और यही कारण है कि भाजपा वहां आगे आई। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी बिल्कुल जन भावनाओं को उठा रहे हैं, वो अपने प्रधानमंत्री के चोले को ओढ़कर बात नहीं कर रहे हैं जी, एक आम हिंदुस्तानी के नाते रिएक्ट कर रहे हैं वो। चलिए विनोद यादव जी, मैं आपसे मुखातिब हूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी का जो रिएक्शन है और सीधा कटाक्ष है, अखिलेश इस मोर्चे में कहीं बहस कर पाएंगे? वो यात्रा भी करने को तैयार है। देखिए योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री हर जगह, चाहे जब से ये प्रधानमंत्री बने तब से अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते आ रहे हैं। इन्होंने कभी भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जिसमें इनके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखा हो। ऐसे बौखलाहट और वेस्टर्न यूपी का जो चुनाव हुआ 11 तारीख को, उस चुनाव में जो हमारे साथी अभी कह रहे हैं कि अच्छा वो मत मिला है, अगर अच्छा मत मिलता तो शायद ये बौखलाहट झुंझलाहट इस तरह की नहीं होती जिस तरह की प्रधानमंत्री आज दिखा रहे हैं। कल उन्होंने इस तरह के शब्द यूज कर रहे थे उत्तराखंड के अंदर कि बलात्कार हुआ हाँ भरो, बलात्कार हुआ हाँ भरो। तो इस तरह से देश का प्रधानमंत्री अगर जाके जनता में जहां महिलाएं बैठी हो, जहां सब बैठे हो, वहां पे अगर ये पूछे कि बलात्कार हुआ और उसकी हाँ भरवा रहे हो, तो देश के प्रधानमंत्री की झुंझलाहट और बौखलाहट साफ नजर आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी गिर गई है कि देश के प्रधानमंत्री का सब उनका जो गरिमा होती है वो दिखती नहीं। कहीं भी जाते हैं ऐसे नुक्कड़ मीटिंग जो होती है ना, और वर्कर जो मीटिंग करते हैं, उस तरह का सब बौखलाहट दिखती है उनमें। रहा अभी ये जो चुनाव जो आ रहे हैं, और अखिलेश जी के सामने अभी भी अखिलेश जी ने कभी भी ऐसा एक भी शब्द बोला हो देश के प्रधानमंत्री की जिससे गरिमा गिरती हो, या मुख्यमंत्री पद की जिससे गरिमा गिरती हो, एक बार भी उन्होंने कोई शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे इन पदों की गरिमा बरकरार नहीं रहती हो। तो मेरा आग्रह तो इतना सा है, आपके माध्यम से मैं इस आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि हो सकता है वो 2 साल रहे, 2.5 साल रहे, लेकिन जो ये पद है ये हमेशा रहेगा लोकतंत्र में। इस पद की गरिमा को कम से कम इतना नीचे नहीं ले जाएं कि आने वाले समय में लोकतंत्र में इस देश की जनता ये कहे कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके बाद में ये हाल हुआ है। तो तब तक बुराई के लिए नहीं जाने जाए, वो कम से कम देश की जनता के सामने लोकतंत्र है, इसमें अपनी सभ्यता से जो पद है उसकी भाषा प्रयोग करनी चाहिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। विष्णु कुलवाल साहब हैं हमारे साथ में। कुलवाल साहब, लखीमपुर खीरी से या दूसरी रैलियों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर तो निशाना साध ही रही है, मायावती भी निशाने पे है। मायावती के लिए कहा गया है कि चीनी मिलें बेची जा रही थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने काफी उठाया, लेकिन जब सरकार बनी तो भूल गए और कहा है कि दोनों की मिलीभगत है। देखिए योगेंद्र जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो अपने नहीं, अब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये जहां भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का बल्ला लगा के स्पीच देते हैं, तो इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोलेंगे हम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भाषा है वो इतनी है कि जैसे सद्दाम हुसैन था ना, सद्दाम हुसैन जैसी भाषा का प्रयोग एक देश का प्रधानमंत्री करे, मीटिंगों में खड़े होकर इस प्रकार से क्या ऐसा किया, ये देश के प्रधानमंत्री का काम है क्या? नहीं तो सद्दाम हुसैन से कंपेयर कर रहे हैं आप। नहीं, सद्दाम हुसैन भी तानाशाह था और नरेंद्र मोदी जी भी तानाशाह है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क जनता देख रही है इनका, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब इनका जो हादसा होगा जब देखिएगा आप, ये क्या कहना चाहते हैं, ये व्यक्तिगत ये बताया कि मैंने इस देश का 2.5 साल में ये विकास किया। प्रधानमंत्री जी को विकास की बात करनी चाहिए, अपने किए काम बताने चाहिए। वो जाते हैं जहां पर मायावती पे आरोप, नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार पे आरोप, अरे मतलब ये विरोधियों को इस ढंग से देखते हैं कि मैंने तो एक दिन ऐसे बहन जी से बात हुई, मैंने कहा आप इनकी जो सर्वदलीय बैठक होती है जाते ही क्यों? क्योंकि जब इनकी भाषा ये, जब इनको देश के प्रति इनको प्रेम ही नहीं है, ये जो भाषा बोलते हैं ऐसे बोलते हैं जैसे कोई एक पत्थर लेकर जनता के सामने आए। आप देखिए आज बहन मायावती ने
बता दीजिए कौन सी भाषा इनके लिए गलत बोली। इनके प्रवक्ता बैठे मनीष जी, देखिए प्रधानमंत्री जी को अपनी संयमता लगातार खो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी खो रहे हैं, आप देखिए कि एक दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष और इनके सांसद मनोज तिवारी जी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब एक रिक्शे वाला भी जबरन में इस प्रकार की भाषा नहीं बोलता। तो योगेंद्र जी, मैं तानाशाह नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा इनको। ये आज देश के प्रधानमंत्री जी को, अभी विनोद जी भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा पे संयमता, और अगर मोदी जी में इतनी ताकत है, देखिए मैं पार्टी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, तो अखिलेश के साथ जाए और उसको बुला के भी आ जाए, भैया ट्रेन में चलेंगे तो तकलीफ क्या, चल जाओ ट्रेन में। ट्रेन तो जबरन में भी चल रही है, खूब जाओ, कौन मना कर रहा है आपको। ये जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं गरीब हूं। 1% भी गरीब नहीं है, क्योंकि अभी गरीबी का नाम तो भूल गए। अब तो है सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ क्या, जनता ने मोदी जी का साथ दिया। अब मोदी जी को सबके साथ विकास की बात करनी चाहिए। वो तो इन छोटे छोटे चुनाव में लग गए, पंचायत के चुनाव में लग गए, नगर पालिकाओं के चुनाव में लग गए। ये देश के प्रधानमंत्री का कोई तो स्तर होगा क्या? इनके पार्टी में मोदी जी के सिवा दूसरा कोई नेता ही नहीं है क्या? ये चाहते क्या है देश से? इस प्रकार की भाषा बोल के, तो मैं सही बोल रहा हूं इनके लिए कि सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह आदमी है, और वक्त आने पर इनको पता पड़ेगा कि मैंने किन शब्दों का उच्चारण किया। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी नंबर 4 पे आएगी। ये कितने ही हल्ले मचा लें, कितने ही बाढ़ घोड़े कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। वहां की जनता ने सोच लिया है कि जिसने एक दलित की बेटी ने जिस प्रकार की वहां गुंडागिरी की, व्यापारियों के लिए उसने समर्थन इतना किया, और आज बोले जातिवाद के आधार पर टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज तो इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है 403, इनके तो 80 से 100 डमी उम्मीदवार खड़े हैं। आप ये कैसी बात बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। और यूपी के अंदर बहन मायावती पर गरीब और सर्व समाज का गरीब बहन मायावती के साथ है, और मायावती वहां की मुख्यमंत्री बनेगी। मनीष जी, एक मेरा सवाल है, लखीमपुर खीरी और दूसरी रैलियों में नरेंद्र मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पिछली रैली में कहा था कि मोदी साहब आप अपने विकास की बात करें, आपने जो विकास किया है जनता के बीच आप रखिए, अगर आपने किया है तो जनता आपके साथ देगी, हमें आईना दिखा देगी, और हमने अगर विकास किया है, काम किया है तो हमारा काम बोलेगा। तो उस पर कटाक्ष किया है मोदी साहब ने, और उन्होंने कहा है कि ये देखिए सत्ता का अहंकार इसे कहते हैं कि जो हमसे कोई काम पूछ रहा है। मुझे यहां थोड़ा सा मोदी साहब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक तरफ तो अखिलेश से डिबेट को तैयार हैं, वो ट्रेन में बैठने को भी तैयार हैं, दूसरी तरफ अगर उनसे कोई सवाल पूछ लेता है तो वो उसे अहंकार बताते हैं। नहीं, उन्होंने कोई, मुझे ऐसा लगता है योगेंद्र जी, सवाल पूछने का अहंकार नहीं है। बड़ी बात क्या हुई है कि समाजवाद की जो मूल भावना है कि अखिलेश कहते हैं मोदी जी काम बताओ, ये सत्ता का नशा है। क्योंकि वो इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो काम मोदी सरकार ने किए हैं, समय समय पर अभिव्यक्त किए गए हैं, इतनी रैलियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है जिसमें सब बातें सामने आई है। ये तक भी आया है कि जो राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद को समाजवादी पार्टी ने तो तिरोहित कर दिया, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार, हाँ, ये बात भी बोली है, लेकिन माननीय मोदी जी ने की सरकार ने जो बूढ़ी और गरीब माएं लकड़ी से चूल्हा फूंक रही थी, उनको गैस सिलेंडर दिलाने का काम किया है, हर व्यक्ति का जनधन खाता खुलाने का काम किया है, हर व्यक्ति को पानी के लिए व्यवस्था करने की बात की है, मकान बनाने की बात की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब आदमी के लिए पर्सनली डेवलप करने का काम तो जो सरकार कर रही है उसका तो सहयोग करना बनता था। और इसी तरह की योजनाएं अगर अखिलेश जी लाते तो वो ये बात कह सकते थे कि हमने भी मकान बनाए हैं, हमने भी पानी की व्यवस्था की है, हमने भी बिजली पहुंचाई है गांवों में। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर समाजवाद का दंभ भर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सत्ता का अहंकार ये साफ परिलक्षित होता है। चलिए, सत्ता का अहंकार है, बीजेपी भी लगातार ये बात कर रही है। नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया कि आप अपने विकास की बात कर रही है, उन्होंने उज्ज्वला योजना, नोटबंदी सहित कई योजनाओं का नाम भी लिया है, लेकिन राहुल गांधी साहब कहते हैं कि नोटबंदी के बाद से बेरोजगारी फैली और मोदी साहब को अभी सत्ता के सिंहासन पे बैठे हैं जब महसूस होगा, और जब गरीबी सामने आएगी, लोग बेरोजगार होंगे, तब एहसास होगा जब देश लुट चुका होगा। मोदी जी को भी एक बार फिर से राहुल गांधी सत्ता के नशे में हम चूर बताते हैं, और जब अखिलेश पूछते हैं उनसे तो उनपे सत्ता का नशा बताते हैं। आखिर नशा किसका है विनोद यादव साहब? नशा अखिलेश यादव जी पे है या मोदी जी पे है? राहुल गांधी मोदी जी पे को चूर बताते हैं नशे में, और मोदी अखिलेश को बताते हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि अखिलेश जी का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा बताएं, काम पूछना कोई सत्ता का नशा नहीं होता।
आपसे पूछा जाएगा कि आपने विकास कार्य क्या किए, आपने कितने गैस के सिलेंडर गरीबों में बांटे, आपने गैस की जो रेट है वो 644 कर दी, आप कितनी बार पेट्रोल का रेट बढ़ा चुके हैं, कितने जो डॉलर में कीमत नीचे थी तब भी वही रेट ले रहे थे हमारे से। कांग्रेस के शासन में 117 रुपए डॉलर प्रति बैरल हो गया, तब भी ये 77 रुपए था। आज ये 50 और 60 के आसपास रहता है, तब भी ये लगभग 77 रुपए है। लेकिन वो पैसा देश का प्रधानमंत्री जी किस योजना में लगा रहे आज तक नहीं बता पा रहे। जहां तक अभी मनीष जी कह रहे थे कि एमवाई की बात करते हैं, एमवाई से 234 सीटें मनीष जी आप ला सकते हो क्या? सर्व समाज का वोट मिलता है, सर्व समाज से वोट आता है, तब जाके 234 सीटें यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को मिली है। आप गलत बयानी आप लोगों को करने की एक आदत पड़ गई है, उसमें आप लोग भटकाना चाहते हो देश की जनता को। देश की जनता समझ गई है आप लोगों के कारनामे शांति है कि रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे। कितनी बार कहोगे? राम नाम की लूट कितनी बार करोगे? लूट चुके हो आप। कल मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, कांग्रेस के हमारे साथी प्रियंका जी कह रही थी कि एक व्हाट्सएप पे चला हुआ आजकल कि सीता जी रामचंद्र जी की हिचकी आ रही है, तो सीता जी पूछ रही है कि आपके हिचकियां क्यों आ रही है? कि मुझे लगता है कि यूपी में चुनाव है और बीजेपी को मेरी याद आ रही है। तो इस तरह का व्यवहार जब आपका व्हाट्सएप जैसे चीजों पे चल रहा है तो ये जनता की प्रतिक्रिया है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देश के प्रधानमंत्री को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमें किस तरह से देश का विकास करना है। देश के विकास में उनका जो भी जनता से योगदान होगा वो जनता देती है। अहंकार वहां बोलता है कि आप देखिए, कोई भी आदमी अगर आपके खिलाफ जाता है तो आप क्या धमकी देते हैं? सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास है, मैं जन्म पत्रियां खोल के रख दूंगा। क्या जन्म पत्री खोलेंगे? 2.5 साल से आपके पास जन्म पत्रियां है। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि जन्म पत्री आप किसकी खोलेंगे? 2002 के दंगों के बाद में आप सीधे बाला साहब के पैरों में आके पड़े थे। देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के शब्द सुनने को मिल जाए तो मैं नहीं समझता कि देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय है और देश के लोकतंत्र के लिए शोभनीय है। इस तरह की भाषा जब वो बोलते हैं तो उसका जवाब भी, प्रतिक्रिया भी इसी तरह की आती है। कि राहुल जी कह रहे थे, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपको जन्म पत्रिका देखने में और ट्विटर पर इसी पे समय निकाल दिया। आप देश के किसान के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए क्या प्लान ला रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो आप बता ही नहीं पा रहे। आपका समय ही इस पे चला जाता है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को अपने एक सवाल और कहा उन्होंने कि मायावती जी के समय जो चीनी मिलें जो बिक रही थी उसका एक बड़ा बवाल खड़ा किया था, आपने भी किया था, बीजेपी ने भी किया था। बीजेपी इंतजार कर रही है कि हमारी सत्ता में आएगी तो जरूर हम अंजाम तक पहुंचेंगे, लेकिन आप लोगों को सत्ता की कुर्सी तो मिली लेकिन भूल गए चीनी मिल्स को। नहीं, निश्चित रूप से कुछ चीनी मिलें बंद है, इसमें कोई आपने जो प्रश्न उठाया वो सही है। लेकिन देखिए, बजट एक निश्चित होता है योगेंद्र जी, उस बजट में कितने चीनी मिलों को बजट देके ना और उसको दोबारा से शुरू किया जा सकता है और कितना बड़ा आपको सालाना जो बजट आता है उसके हिसाब से आपको ये चीजें सब ध्यान है, क्योंकि आप कोई साधारण पत्रकार के रूप में है नहीं। आपको पता है बजट आता है, उस बजट में कितने लागत किस क्षेत्र में एक साथ लगाई जा सकती है। मोदी जी का आरोप है, ये मोदी जी का आरोप है कि उस वक्त मुद्दा भी छाया गया था और जांच होने की बात कही गई थी, लेकिन ना जांच कराई ना फाइल आगे किसकी। मोदी जी क्या लगता है कि मिली भगत है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये मोदी नहीं, ये तो मोदी जी खुद ही जांच करा लेते। कोई ये तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं जांच एजेंसी नहीं है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, क्यों नहीं जांच करा लेते? उससे वो भी तो जांच करा सकते थे। एक बात मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, खैर चलिए आप अपनी बात कही है, मैं सेकंड राउंड में लूंगा उस सवाल को। ये जो चीनी मिल वाली जो बात है, इसमें कहा गया है कि मिली भगत है, जैसे आप सत्ता की कुर्सी पे बैठे तो आप लोग भूल गए, और ऐसे ही जब मायावती बैठती थी तो आप लोगों के कारनामे भूल जाती थी। देखिए, कोई ऐसे कारनामे, देश के प्रधानमंत्री जो कारनामों की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बताए तो सही कारनामे कौन से हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं एनसीआरबी का रिकॉर्ड। अभी पिछले दिनों भी आया, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार का 2015 का जो रिकॉर्ड है, लगभग 4200 महिलाओं के साथ में 2015 में बलात्कार और छेड़छाड़ हुई, और जो देश के अंदर सबसे ऊपर है। दूसरे पे राजस्थान का नंबर आया, तीसरे पे यूपी का नंबर आता है। पॉपुलेशन का रेशियो जब आप देखेंगे तो वहां तो 22 करोड़ आदमी हैं। इन दोनों प्रदेशों को मिला के 22 करोड़ नहीं होती आबादी। दोनों प्रदेश आधे, लगभग आधे पे जाते हैं, 6-12 के आसपास, 12-13 करोड़ के आसपास। तो जो यूपी के अंदर
जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की उनकी व्यवस्था है लोगों के अंदर, उसको देखते हुए अखिलेश जी ने जिस तरह का विकास में योगदान दिया है, विकास कार्य में जो पैसा लगाया है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे का हो, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, वो लखनऊ के अंदर 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, 1 करोड़ के आसपास ये जो किसान जो हैं उनको पेंशन क्या वो दिया जा रहा है। लगभग 40-50 हजार ऐसे किसान हैं जिनको 5-5 लाख रुपए की जो किसान दुर्घटना में मौत हो जाती है उनका वो दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें देखो, ऐसा नहीं हो सकता है योगेंद्र जी कि कहीं भी कोई ऐसी चीजें दिखे। तो आज तक प्रधानमंत्री जी क्यों चुनाव से पहले तो एक भी बात नहीं बोल पाए, चुनाव में ही सारे आरोप क्यों लगा रहे हैं, और चुनाव से पहले इनके ऊपर सारे आरोप लगते रहे। जितने भी किसी भी प्रदेश की सरकार रही हो, किसी ने भी, नीतीश जी कह रहे हैं, नीतीश जी अभी बोल रहे हैं नोटबंदी का रिजल्ट क्या रहा बता दो। देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने रखना चाहिए कि ये इसके अंदर हमने ये प्रयास किया था, इस प्रयास में हम सफल हुए या नहीं हुए ये अलग इश्यू है, लेकिन उसका असलियत तो सामने रखे, वो असलियत भी नहीं रख रहे हैं। चलिए कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी साहब से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी पार्टी ने भी पूछा नोटबंदी को लेकर के, मायावती लगातार निशाना भी साध रही हैं, क्या ये रिएक्शन है मोदी साहब का, या फिर ये माना जाए कि बिल्कुल चुनावी जंग है, ये तो सब कुछ ऐसे ही बोले जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि देश की राजनीति में जो जुबानी जो हमले हैं ये थोड़ा सा दिशा भ्रमित हो रहे हैं और डाइवर्ट होते जा रहे हैं। पहले ऐसी उम्मीद नहीं की जाती थी कि कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगाइए, और हमारा मानना है कि आप अपने एजेंडे पे चुनाव लड़िए, कोई भी पार्टी है, कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास में ये विजन है हमारा, आप उस पे जाइए। और विजन ऐसा होना चाहिए ताकि जनता के गले उतर सके। ऐसा भी नहीं हो कि जैसे पंजाब में 25 रुपए किलो घी बांटा जा रहा है, वो समझ में नहीं आता, कि वनस्पति भी नहीं आता, कैसे बांटेंगे, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो तर्कसंगत हो। देश की जनता उब चुकी है इन सब चीजों से। योगेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कितनी बीजेपी की सरकारें हैं, कहीं भी 25 रुपए किलो घी बट रहा है क्या? पंजाब में कैसे बांट देंगे? स्टेट मैनिफेस्टो डिफरेंट है। अब वहां ऐसे क्या बात है, बीजेपी है ना वहां पे, बीजेपी सरकार का हिस्सा है वहां पे, तो वहां हिस्सा है, तो ये बात अगर सही है तो वो बताए कि हमने ऐसे वहां पे कर दिया, इसलिए यहां भी संभव है, यहां भी पंजाब में भी कर देंगे। चलिए देखिए योगेंद्र जी, इस देश को आजादी हुए कितने साल हो गए, पूछना चाहता हूं, होता मेरे से कोई गलती हो जाए पूछ लूं पहले आपसे, मैं कितने साल हो गए देश को आजाद हुए? 70 साल हो गए क्या हो गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री, शायद उनको इस बात का पता नहीं कि वो क्या भाषण दे रहे हैं। उत्तराखंड में क्या बोला, 70 साल में किया भ्रष्टाचार और 70 साल में की लूट, देवभूमि पर की लूट। 12 मार्च को पता पड़ेगा कि सरकार भूतपूर्व बन जाएगी। देश को आजाद हुए 70 साल में 2.5 साल मोदी जी की भी हो गए, कांग्रेस इतिहास बन जाएगी। उन्होंने सब जो बोले 70 आजादी के 70 साल। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी के बारे में, अपने किए हुए विकास के बारे में, आगे वो क्या विकास करना चाहते हैं उसके बारे में अगर वो जनता को समझाए, और वो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाकर अगर खुद की पार्टी का विकास क्या करना चाहती है वो बताया ज्यादा ठीक होगा। आज बहन मायावती लगातार लोगों से बोल रही है कि नहीं गुंडा राज होने देंगे, वो गुंडा राज बैठाएंगे, जो मंदिर के नाम से जो दंगा करती है पार्टी उसका भी शासन नहीं होगा। उन्होंने बोला वहां की गरीब जनता का शासन होगा, वहां पे गुंडे तत्वों को उनकी जगह कहां है, वो जेल के शिकंजों के पीछे है, उनको वहां भिजवाया जाएगा, वो कोई गुंडा खुला नहीं घूमेगा। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप नोटबंदी को लेके, ये पूरे हिंदुस्तान की गरीब जनता ने इस नोटबंदी को देखा है, किसी पैसे वाले ने नहीं देखा। तो नोटबंदी के बारे में बहन जी लगातार गरीबों को याद दिलाती है कि देखो तो आप लोगों को लाइन में किसने लगवाया, जो बेचारा 400 रुपए की 300 रुपए की दाढ़ी करता था उस व्यक्ति को इन्होंने 4000 रुपए, वो भी खुद के पैसे को लेने के लिए उसको लाइन में लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी क्या क्या विकास के मुद्दे दिखाना चाहती है, कौन सी नोटबंदी का सफल ऑपरेशन बताना चाहती है? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हां, इनके पास एजेंडा है विपक्ष के नेताओं को गालियां बकना और फालतू के 100, 200, 500 कार्यकर्ताओं को बुला के और ताली बजवाना। अगर यही मोदी जी का स्टेटस रहा तो मैं फिर बताता हूं कि सद्दाम हुसैन और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। चले, सद्दाम हुसैन से आप नरेंद्र मोदी को तुलना मत करिए। नरेंद्र मोदी
अलग हैं, सद्दाम हुसैन अलग है, देश के प्रधानमंत्री, उनका अपना एक, वो भी देश के राष्ट्रपति थे सर। हाँ बिल्कुल, हाँ वो भी देश के राष्ट्रपति थे। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और राष्ट्रपति वहां बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, वहां राष्ट्रपति पावरफुल। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, चर्चा करेंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की। 6 जिलों में मुस्लिम मतदाता काफी प्रभावशाली हैं वहां पे, और दिशा तय करेंगे कि सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे।